नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और 6 बजे की 6 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बेटे को टिकट, पिता बेटिकट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में बहुप्रतीक्षित रायबरेली सीट और कैसरगंज के उम्मीदवारों के नाम से पत्ते खुल गए हैं। आपको बता दें, जैसे कि चर्चाएं थीं उसी के अनुसार कैसरगंज सीट से पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया है और पार्टी ने रायबरेली के उम्मीदवार का नाम का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है और नवाबगंज के पैतृक गांव विष्णुहरपुर में सांसद के समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए, बधाई भी दी। करण भूषण सिंह ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और करण भूषण कल कैसरगंज से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के मुताबिक करण भूषण ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीबीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी लिया। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक नवाबगंज गोंडा के अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं विशेष संवाददाता। अखिलेश, देखा जाए तो कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ सियासी समीकरण यहां पर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कैसरगंज पर अब तक लटका कर रखा था और वो उम्मीद जता रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण सिंह की टिकट तो काटी, लेकिन उनको नाराज करने का काम नहीं किया और उनकी सहमति के बाद ही उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर करण भूषण सिंह एक अच्छी फाइटिंग के साथ कैसरगंज लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जहां तक अगर देखा जाए वहां पर चुनावी समीकरण कैसा होगा और ब्रजभूषण शरण सिंह का वहां पर दबदबा कैसा है, तो चुनावी रणनीति और चुनावी समीकरण और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर करण भूषण सिंह के लिए ब्रजभूषण सिंह का चुनाव लड़ाना वहां पर एक बेहद मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। इसलिए भी क्योंकि विपक्ष लगातार ब्रजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के शोषण के आरोप में घेरती रही है। शायद यही मूल वजह रही भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण सिंह की टिकट को काट के भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दी है। और भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर ब्रजभूषण सिंह को टिकट दे दिया जाता तो विपक्ष उनको घेरता और इसका हो सकता है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लूज भी कर सकती थी। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देकर एक मजबूत दावेदारी ठोक दी है और ब्रजभूषण सिंह का बेटा होने के नाते वो पूरी दमखम के साथ अपने बेटे को चुनाव जिताने का काम करने में लगेंगे और चुनाव प्रचार की कमान भी अपने हाथ में ले। और यहाँ तक भी सूचनाएं मिल रही हैं, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से ये कहा है कि चुनाव में लग जाना है, नामांकन करना है और इसके बाद लोकसभा सीट को बेहद कहा जाए अखिलेश, बेहद मजबूत दावेदारी है जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को ये उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि अब विपक्ष से कौन, क्योंकि अभी तक देखा जाए कोई भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ नहीं है, तो अब इस बात पर भी नजर है कि आखिर कौन ऐसा प्रत्याशी विपक्ष उतारेगा कैसरगंज लोकसभा सीट से जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टक्कर दे पाए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी मूल विपक्षी पार्टी के तौर पर वहां पर अपना कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की ओर से उतारेगी। समाजवादी पार्टी अभी तक ये रणनीति बना के चल रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रजभूषण सिंह को टिकट दिया जाता है तो वो किसी महिला कैंडिडेट या फिर महिला पहलवान को भी मैदान में उतार सकने की पूरी रणनीति में लगे हुए थे। अब समाजवादी पार्टी का वो रणनीति तो फेल होती नजर आ रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी किस रणनीति के तहत किसी कैंडिडेट के नाम का वहां पर घोषणा करती है ताकि करण भूषण सिंह को वहां पर चुनावी टक्कर मिला सके, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के होने के नाते चुनावी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने की वजह से बहुत कोई बड़ी चुनावी टक्कर देखने को नहीं मिलने की उम्मीद है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने समाजवादी पार्टी भी एक ऐसा कैंडिडेट अब उतारना चाहती है कि ताकि ब्रजभूषण सिंह पर जो महिला शोषण के आरोप लगे थे उनके मद्देनजर उनको घेर कर और ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इन आरोपों के बाद अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है तो क्या ये मुद्दा भी आधार रहेगा यहाँ पर, क्या इस मुद्दे के आधार पर भी जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर सामने आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा रहा, यह एक गंभीर आरोप रहे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आपको बता दें फिलहाल उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है ब्रजभूषण शरण सिंह। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट देने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे हुए हैं और वो तमाम जो समर्थक हैं पहुंचे हुए हैं भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए। अब राम का आशीर्वाद और इस सहारे ये नैया पार होगी या नहीं, क्योंकि एक कड़ी चुनौती है इस बार 2024 का जो रण है वो बेहद दिलचस्प है और चुनावी टक्कर, क्योंकि अब विपक्ष के कैंडिडेट को लेकर सभी की नजर है कि आखिर समाजवादी पार्टी किस कैंडिडेट को यहां से चुनावी मैदान में यानी कि कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारती है। बढ़ते आगे और बात करते हैं चुनावी शोर, बुलडोजर का जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो किया और समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में योगी के रोड शो में भारी भीड़ और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर खड़े नजर आए। बुलडोजर पर खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। सीएम योगी का रोड शो यहां से गुजर रहा था, लोग अपने अपने घरों से फूलों की वर्षा करते हुए नजर आए, स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए नजर आए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने विक्ट्री का साइन भी दिखाया। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहाँ पर जो उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। चंद्रजीत, इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, देखा जाए आज मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, बुलडोजर रोड शो यहां पर किया गया और एक यहां पर जन समर्थन भी काफी नजर आ रहा था, लेकिन असल मायने में देखा जाए विरासत की ये जंग बीजेपी जिस तरीके से तैयारियां या जिस रणनीति के साथ रोड शो कर रही है, प्रचार कर रही है, अपने प्रत्याशी के समर्थन में अपील कर रही है, तो क्या लगता है परिवर्तन की कोई उम्मीद? जी, आपको बता रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ की रोड शो था। इसमें आज जैसा कि तस्वीरों में दिखाया गया, आज एक विशाल जो रोड शो था उसमें अपार भीड़ थी और इस रोड शो किशन प्राइस स्टार्ट होकर और करहल चौराहे यानी कि महाराणा प्रताप चौक तक ये रोड शो किया गया। इसमें बाबा का एक प्रमुख रहता था कि जो बुलडोजर चलवाने की जो बात कही जा रही थी, तो आज एक बुलडोजर की एक रैली भी उसमें शामिल की गई और फूलों से उसको सजाया गया।
आप वही बात आप करते हैं कि जो दूसरी तरफ आप बात आ रही है कि समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं और वहीं बसपा से शिव प्रसाद यादव मैदान में हैं। अब आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है आई है उसमें जो जसवंत नगर सीट जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उस सीट से कुछ पूर्व प्रधान और कुछ पंचायत सदस्य भी भाजपा में खुद जेवी सिंह के आवास पे जाकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली, ऐसी जानकारी मिली है। अब ये दूसरी बात है यहाँ पर कि यहाँ पे जो मैनपुरी जो लोकसभा उपचुनाव है उसमें बसपा ने यादव है जो शिव प्रसाद यादव को उतारा है। अब आज मायावती की भी रैली थी। अब मायावती की रैली में भी 3 एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये तीनों प्रत्याशी उनकी रैली में शामिल हुए थे और मायावती ने इनको जिताने की बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि शिव प्रसाद यादव घोसी और कमरिया को लेकर जो घोसी यादव वर्ग है वो कहाँ तक इनके साथ समर्थन देता है, ये बड़ी बात। अगर शिव प्रसाद यादव को अगर यादव का 20% भी इनको या 15% 20% भी अगर वोट ये ले लेते हैं तो ये यहाँ पे समाजवादी पार्टी का नुकसान देखा जा सकता है। सीट देखा जाए समाजवादी पार्टी की विरासत रही है और यहाँ पर चंद्रजीत यहाँ पर जातीय समीकरण भी जो है बेहद हावी होता हुआ नजर आ रहा है। MY फैक्टर का अगर जिक्र किया जाए, अल्पसंख्यक और यादव, मुस्लिम और यादव का जिक्र किया जाए, तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा जातीय समीकरण को आधार बनाते हैं और इसी पर राजनीतिक पार्टियों का फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जोर आजमाइश हर एक पार्टी की, लेकिन इस बार क्या परिवर्तन होगा इस पर भी सभी की नजर। के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश। जो अखिलेश वो बेच रहे देश। बदायूं और बरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और चुनावी रैली के मंच पर पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव, सलीम इकबाल शेरवानियों और पूर्व विधायक आबिद रजा समेत तमाम पदाधिकारी भी इस बीच मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। ये बीजेपी वाले आपदा में अवसर देख रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली की गई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर इनकी सरकार से न केवल संविधान को खतरा है बल्कि इनके फैसलों से जान का भी खतरा है। 10 साल में इनकी बातें झूठी निकली और यही दिल्ली वाले आते थे, कहते थे आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कोई खाता नहीं खोलने वाली और आंवला वालों को देख के तो लगता है कि इस बार का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं यहां के लोग। ये कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और यहां जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं वो तमाम वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर करके संविधान को बचाना चाहते हैं। रितेश चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रितेश, देखा जाए तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। पहले देखा जाए तमाम अहम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और अब वैक्सीन को लेकर भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए।
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज जो है अखिलेश यादव की जनसभा थी। जनसभा में काफी ज्यादा लोग आए हुए थे, इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन्होंने सरकार पर लगातार जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहीं वैक्सीन की बात कही है, तो कहीं 400 पार से 400 हार की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है लगातार बीजेपी सरकार पर। वो आज हमलावर रहे थे, और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जनसभा होने के बाद चुनाव का रुख कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ जनता का रुख होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है यहाँ पर साइकिल रफ्तार भरेगी या फिर कमल खिलेगा? क्या कुछ सियासी समीकरण यहाँ पर देख पा रहे हैं रितेश? देखिए, समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज अमित शाह की भी रैली हुई थी। जब इनकी रैली हुई थी समय एक ही था, दोनों रैलियों का, दोनों जनसभाओं का समय एक ही था। लेकिन यहाँ पर अगर माहौल की बात की जाए तो ज्यादातर भीड़ की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की सभा में भीड़ बहुत ज्यादा आंकी जा रही थी। लगभग 20,000 लोग आए थे, ऐसा अनुमान है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर मतदाता किस तरह मतदान करेगा, तो हालांकि अभी माहौल ऐसा है कि मतदाता की स्थिति साफ नहीं है कि किधर जाएगा, लेकिन ऐसे हालात रहे तो साफ स्थिति हो जाए। कहीं ना कहीं समाजवादी का बदायूं से पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से आंवला लोकसभा सीट भी बेहद मायने रखती है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और इसके लिए हर एक कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं में आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल साइकिल पीडीए की साइकिल रफ्तार भरेगी या कमल खिलेगा, ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। बढ़ते आगे और बात करते हैं कांग्रेस का राज, चाय वाले का सेवा काल। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आणंद में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए। कहा कि एक चाय वाले ने दुनिया में देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचाया। देश ने करीब 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा, और अब देश ने 10 साल बीजेपी का सेवा काल भी देखा। वो शासनकाल था, एक सेवा काल है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताया और कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। उन्होंने सभी दायरों से कहीं आगे निकलते हुए कांग्रेस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब एक ऐसा अस्त्र जिसका काट ना मिल सके, और पीएम मोदी ने राहुल को पाकिस्तानी शहजादा तक बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस मर रही है, वहां पाकिस्तान रो रहा है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही हैं, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। तो फिलहाल चुनावी जंग के साथ जुबानी जंग भी जारी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है।
बढ़ते आगे और बात करते हैं चुनावी कैंपेन गिरफ्तारी पर शेम से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुरुवार को चुनावी कैंपेन के लिए गुजरात पहुंची और यहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को इन लोगों ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया। लोग काफी समझदार हैं, साजिशन गिरफ्तारी का लोग जवाब वोट से देंगे। सुनीता केजरीवाल का दिल्ली के बाहर पहला चुनावी कैंपेन है और इससे पहले उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो भी किया और सुनीता केजरीवाल ने भगवान नगर के बेटाद क्षेत्र में रोड शो किया और इसके बाद वो भरूच जाएंगी और यहां भी रोड शो करेंगी। कांग्रेस से गठबंधन समझौते के तहत आप गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से संवाददाता। प्रवेश, देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर मैं बता दूं, सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है और स्टार प्रचारक के रूप में वो लगातार कैंपेन कर रही है और इसी सिलसिले में आज वो गुजरात पहुंची और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया और वहां की जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के लिए वोट बटोरने की कोशिश की। क्या लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कई चुनौतियों से जूझ रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने भी वैक्सीन को लेकर जो बयान दिया, इससे आम आदमी का जो दिल्ली का जो सियासी समीकरण है वो फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है और सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये एक साजिशन के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाई गई है और ईडी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब एक नया मुद्दा जो वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है उसको लेकर छिड़ गया है और उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है। उसको लेकर अभी देखने वाली बात होगी कि वो किस करवट या सीधे तौर पर किधर उसका रुख बैठेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल जो है सीधे तौर पर बीजेपी पर मुखर है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक तरफ वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की जेल का जवाब वोट से, साथ ही अब वैक्सीन एक विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब वो कितना कारगर सिद्ध होता है ये फिलहाल देखना होगा। आगे बात करते हैं कब गिरफ्तारी लुकआउट नोटिस जारी। कर्नाटक की राजनीति में रेवन्ना मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है और कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री परमेश्वर ने दी। गृह मंत्री ने कहा कि जैसे ही ये पता चला कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश गए हैं, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और हमने सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को लुकआउट नोटिस जारी किया है, सूचित कर दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और विधायक पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। उनके खिलाफ कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए गए और कई इससे जुड़े कई वीडियो भी वायरल हुए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।